हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स का हमारी साइंस क्लास में स्वागत है। तो हमारी जो साइंस क्लास है, तो मेरी जो साइंस क्लास है, ये है मेरी साइंस क्लास जो कि 9th स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम देखिए अपनी साइंस क्लास में आ चुके हैं और सभी बच्चे जो हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने और समझें। तो देखिए हमारी इस क्लास में चैप्टर मेरा 2 है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो देखिए इस चैप्टर की मैं बात करता हूं, तो इस चैप्टर की मैं इससे पहले 4 क्लास पूरी पढ़ा चुका हूं और आज हमारी 5th क्लास है, क्लास 5 है। तो आज हमें ये देखना है कि हमारी 5th क्लास में जो हमारा कुछ बचा हुआ है अध्याय, उसे हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले जितनी थी मेरे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हमने पिछली क्लास में पूरे किए, आज हम उससे आगे चढ़ के देखते हैं और आगे उससे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये देखना है कि जो मेरी क्लास 9th में जो चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 में आज मेरी जो क्लास 5 है, इस क्लास 5 में मुझे ये देखना है कि आज मुझे पढ़ना क्या है। तो आज है मेरी क्लास 5, ठीक है, और चैप्टर है 2। तो 2 वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर की हमारी 5 क्लास है। तो आज मुझे ये देखना है कि आज की मेरी जो क्लास है, उस आज की क्लास में मुझे पढ़ना क्या है, तो मेरे वो टीचिंग पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें मुझे आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करना है। आज की क्लास में मुझे आपके सामने क्या समराइज करना अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर देखिए एक ही बात कह रहा हूँ कि हम किसी भी क्लास में या किसी भी उसमें पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने स्टेप छोटे रखता हूँ। छोटे स्टेप्स को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए आज मेरी जो क्लास है, आज की क्लास में हमें क्या करना है, तो वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस सेशंस मेटल्स। मैं यहाँ पर मेटल्स देख लेंगे एंड नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड कंपाउंड्स। इसके अलावा मुझे कुछ देखना है डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सर्स एंड कंपाउंड्स, कि जो मिक्सर होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है, मुझे आज ये पढ़ना है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर देखना है कि मैटर के टाइप्स की एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को देखें। हमारी NCERT में जो टेबल दे रखी है, तो उस टेबल देखें। उसके अलावा ओनली 1 क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। यहाँ पर केवल आज हमारी जो मेरा ये चैप्टर है, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम आज यहाँ देखेंगे। बाकी और क्वेश्चन जो है हमारे बचे हुए, उसे हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज मुझे यही डिस्कस करना है। मुझे मेटल्स देखना है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, मेटालॉइड्स क्या हैं, ठीक। इसे धातु कहते हैं, इसे अधातु है, ये उपधातु है, ये यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं। उसके बाद हमें मिश्रण और यौगिक दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। उसके अलावा हमें मैटर के टाइप्स कितने प्रकार के, उसकी टेबल दे रखी है NCERT वो देखेंगे। उसके अलावा हमें एक क्वेश्चन देखना है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि अब मेरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी NCERT को खोल के देखते रहें, क्योंकि सारा का सारा कंसेंट जो मेरा सोर्स है, वो सारा का सारा सोर्स क्या है, NCERT। तो मैंने यहाँ पर जो भी कुछ डाटा लिया, सारा का सारा डाटा मेरा NCERT बेस्ड है। तो सभी बच्चे सतर्क हो जाएं। तो आइए आज हमें देखते हैं। देखिए इससे पहली वाली क्लास में हम थोड़ा एलिमेंट को मैंने थोड़ा पढ़ा था। पिछली वाली क्लास में हमने थोड़ा एलिमेंट को समझ लिया कि एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट की शब्द किसने प्रयोग किया आखिर में वो। तो उसके अलावा हम पढ़ने के बाद हमने पिछले क्लास में जो इस चीज़ को पढ़ लिया है, अब हमें ये पढ़ना है कि आखिर में जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले मुझे आज देखना है कि एलिमेंट के टाइप्स।
व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स के प्रकार क्या है। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग टू अबाउट एलिमेंट्स टाइप्स। तो फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो क्या है, फर्स्ट में क्या है, अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करता हूँ तो मेटल्स क्या है, एक एलिमेंट्स है। उसके अलावा नॉन मेटल्स, ये भी क्या, ये भी कैन बी आल्सो बिलोंग टू एलिमेंट्स। तो ये भी क्या मेरे नॉन मेटल्स हैं, तो ये भी क्या एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा मेटालॉइड्स, उपधातु, जैसे हम बोलते हैं उपधातु, तो ये उपधातु क्या है, ये भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स का क्या है, एक टाइप्स है। तो आज हमें एलिमेंट्स के टाइप के पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है एलिमेंट पहले पढ़ लिया, आज हम एलिमेंट के टॉपिक्स को, एलिमेंट के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अब शांत हो जाएं क्योंकि अब मेरा बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है टॉपिक। तो देखिए हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, आज हम तुम्हें बताएंगे कि बात कर रहे हैं हम मेटल्स की। वी आर टॉकिंग टू अबाउट मेटल्स। अब हम मेटल्स की बात करने के लिए जा रहे हैं कि आखिर में ये मेटल्स क्या है। तो मेटल्स के बारे में देखिए, हमारे जो मेटल्स है, तो मेटल्स की सबसे पहले बात है दे हैव लस्टर। अगर कोई चीज़ मेटल्स है और उस मेटल्स को देखते हैं तो सबसे पहले उस मेटल्स को आप लेकर के आएंगे। अगर आप उस मेटल्स को अच्छी तरह से घिसेंगे तो उसके अंदर क्या है, मुझे मेटल्स के अंदर क्या चमक मिलेगी। तो मान लीजिए मेटल्स की कोई भी चीज़ है, कोई गंदी हो गई है, अगर मैं अच्छी तरह से उसे साफ करता हूँ या मुझसे ऐसी खरोच लगाता हूँ तो मुझे अंदर चमक दिखेगी। तो पहली बात यहाँ पर ये है कि मेटल्स क्या है, दे हैव ए लस्टर, यानी कि मेटल्स वो होती है उसमें क्या चमक होती है। मेटल्स में क्या होती है, चमक। ये देखिए चमक दिख रही है, ये देखिए चमक दिख रही है, ये देखिए चमक दिख रही है। तो मेटल्स में क्या दिख रही है मुझे प्यारे बच्चों, चमक। तो मेटल्स में क्या दिख रही है यहाँ पर, चमक, यानी कि मेटल्स क्या है, लस्टर, चमकीली होती हैं। दे हैव सिल्वरी ग्रे, या तो ये सिल्वरी ग्रे हो सकती हैं, ये है आपकी सिल्वरी ग्रे, ये देखिए ये है आपकी सिल्वरी ग्रे, या तो ये सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर, या देखिए ये देखिए गोल्डन येलो कलर, ठीक है, या देखिए ये क्या है गोल्डन येलो कलर, या तो ये सिल्वरी ग्रे होगी, सिल्वरी ग्रे कलर की हो सकती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि दे हैव सिल्वरी ग्रे, या तो सिल्वरी ग्रे कलर की होंगी या गोल्डन येलो कलर, या देखिए गोल्डन येलो कलर की होंगी। तो ये सब क्या है, इसके अंदर चमक है। तो चमक क्या है, उसके अंदर इस प्रकार के कलर्स की कैटेगरी मिलती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भैया जो मेरा मेटल्स है, मेटल्स में पहली बात चमक है, दूसरी बात सिल्वर ग्रे कलर है, अर्थात ये गोल्डन येलो कलर में भी मिल सकती हैं। तो दूसरी बात है कि दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं देखता हूँ दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ धातु है, अगर मैं धातु को जैसे जैसे गर्म करता जाऊंगा तैसे क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अर्थात क्या होगा, उसके अंदर हीट क्या कंडक्ट हो रही है, चल रही है। अगर मैं किसी प्रकार से करंट जोड़ता हूँ तो प्यारे बच्चों करंट चल रहा है। ये है देखिए मेरे पास एक बल्ब लगा हुआ, ये है वायर, ये है आपका वायर। तो वायर किसका बना हुआ है, धातु का। तो मेरा बिजली का जो वायर है वो वायर किसका बना हुआ है, धातु का। अब मैं यहाँ पर वायर्स को देखता हूँ तो वायर्स में क्या, जब चीज़ कोई धातु की बनी हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आराम से क्या होगी, कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी आराम से क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ मेरे पास मेटल्स है, तो मान लीजिए कि मेरे पास मेटल्स की बनी हुई ये कोई बर्तन है, ये है मेरे पास मेटल्स का बर्तन, ये देख लिया, ये है मेरे पास मेटल्स का बर्तन। अगर इस मेटल्स के बर्तन को अगर आप देखें गौर से, तो मैं इसे गर्म करूँगा
तो इसके अंदर जो चीज़ है कंटेंट वो भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा। अगर मैं इस मेटल्स के अंदर चमचा डाल देता हूँ तो मेरा क्या है, हीट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हीट क्या होगी, कंडक्ट होगी धीमे 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 धीमे। अर्थात क्या है, यहाँ पर हीट क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, मूवमेंट कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ मेटल्स वो होती है जिसके अंदर क्या है, हीट कंडक्ट। यही तो देखो क्या है, हीट कंडक्ट। उसमें हीट भी चलेगी, हीट भी प्रवाहित होगी, उसमें हीट क्या एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों चीज़ क्या है उसमें चालकता दिखाई जा रही है, यानी कि दोनों चीज़ का क्या होगा उसमें कंडक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होगी, एंड दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन टू वायर्स। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता। अगर मैं बात करता हूँ मेटल्स की, तो मेटल्स वो होता है, उसको मेटल्स में एक तन्यता का गुण पाया जाता है। अर्थात वो जो मेटल्स है उस मेटल को क्या करेंगे, उससे बहुत पतला 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 क्या बना देंगे, तार। ये देखिए पतला तार, यानी कि तन्यता का गुण, वो एकदम तनती जाएगी तनती जाएगी तनती जाएगी तनती जाएगी, उसे इतना बड़ा आप वायर बना सकते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है, डक्टाइल है, यानी कि तन्यता का गुण है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या है, डक्टाइल। मेटल्स के अंदर तन्यता का गुण है, ये देखिए वायर है, अर्थात हम इससे वायर बना सकते हैं। तो मेटल्स क्या है, डक्टाइल का क्या है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा बात करते हैं दे आर मैलिएबल। भैया मैलिएबल क्या है, तो दे आर मैलिएबल, आघात वर्धनीय, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स हैव ए मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज, यानी कि मेटल्स वो है जिसके अंदर में क्या मैलिएबल की प्रॉपर्टीज होती है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता क्या है, ये देखिए मान लीजिए कि ये है मेरे पास मेटल। अब इस मेटल को मैं आघात करूंगा, मैलिएबल का मतलब होता है आघात वर्ध, आघात का मतलब होता है किसी से पीटना। मेरे पास मान लीजिए कि मेटल है और मैं मेटल को ऐसे पीट के आघात कर करके, ठीक आघात करके क्या होगा, इट कन्वर्ट इनटू शीट, मैं उसे एक पतली लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये है मेरे पास सोना, सोने को पीट पीट कर क्या मैंने एक पतली चादर बना दी है। तो ये क्या बन गई है, एक थिन लेयर। अर्थात मेटल्स वो है जिसमें मैलिएबल की प्रॉपर्टीज मिलती है। तो ये लिखा है दे आर मैलिएबल, अर्थात ये आघात वर्धनीय होती हैं। मैलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय। आघात उसे कहते हैं किसी हथौड़े से अच्छी तरह से मारना। मैं ऐसे करके मेरे पास मेटल्स रखा है, मेटल्स पर मैं जैसे ऐसे हथौड़ा मारूंगा, तो हथौड़ा मारना क्या है, आघात का मतलब बहुत तेज उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, प्रहार कर रहा हूँ, उसी को कहते हैं मैलिएबल। तो प्रहार करते करते क्या होगा, एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल पतली शीट में कन्वर्ट होगी। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि सोना इस प्रकार की धातु है जिसमें सबसे ज़्यादा मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज मिलती है। चांदी इस प्रकार की चीज़ है जिसे हम सिल्वर कह सकते हैं। चांदी इस प्रकार की चीज़ है, चांदी इस प्रकार का एक मटेरियल है, एक मेटल्स है, उसके ऊपर मैं जितना आघात करता जाऊँ पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि मेरे पास गोल्ड है और मेरे पास सिल्वर है, दोनों ही इस प्रकार के मेटल्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मैलिएबिलिटी का गुण मिलता है। अर्थात ये इस प्रकार की मेटल्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आघात वर्धनीयता पाई जाती है, मैलिएबिलिटी की गुण पाई जाती है। तो यही देखो हम कह सकते हैं, यही मेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दे आर मैलिएबल, अर्थात धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। तो इसमें क्या है, मैलिएबल, अर्थात इसमें मैलिएबिलिटी का गुण पाया जाता है। हम इसे पीट करके एक पतली चादर बना देते हैं। ये बन गई मेरी पतली चादर, इसे कहूँगा मैं मैलिएबिलिटी का गुण। तो मैलिएबिलिटी के गुण की अगर बात आ जाए तो सोने में सबसे ज़्यादा मिलती है, गोल्ड में, सिल्वर में, इन दोनों में मैलिएबिलिटी गुण बहुत मिलता है। इसीलिए तो सुनार होता है
उसे पीट कर बहुत पतली चादर बना देता है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मैलिएबल प्रॉपर्टीज। तो ये है मेरे पास क्या, एक मैलिएबल प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, एक मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक, मैलिएबल प्रॉपर्टीज ये मिलती है। उसके बाद दे आर सोनोरस, यानी मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। हम ये कह सकते हैं कि दे क्या होती हैं, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई धातु है, एलिमेंट्स है, प्योर एलिमेंट मेरे पास प्योर मेटल्स है, तो यहां पर मान लीजिए कि ये है मेरे पास प्योर मेटल। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, प्रहार। अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज मारता हूं तो ये क्या करती है, आवाज करती है। तो इसमें क्या है, एक हम बात करते तो यहां पर मुझे एक रिंगिंग साउंड मिल रही है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ चीज मारता हूं तो तुरंत आवाज करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोनोरस। अर्थात हम ये कह सकते हैं, ये है मेरे पास दूसरा बर्तन। आप इसे देख लीजिए, मैं यहाँ पर कोई चीज़ मारूंगा तुरंत आवाज़ आएगी। इसे देखिए, मैं कोई भी चीज़ मारूंगा तुरंत आवाज़ आएगी। स्टील की बनी हुई कोई भी चीज़ है, मैं तुरंत उस पर मारूंगा, प्रहार करूंगा। स्टील की बनी हुई कोई चीज़ है, आप उस पर कुछ भी मारिए, लोहे की कुछ भी चीलिए, ऐसे मारिए डंडा, तो क्या है, वो आवाज़ करेगी, रिंगिंग साउंड, वो आवाज़ देती है। अर्थात मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स क्या होती हैं, सोनोरस। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेटल्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, लस्टर चमक है, ये देखिए सब में यहाँ देखिए चमक है। ठीक, एंड सिल्वर ग्रे, ये देखिए सिल्वर ग्रे, एंड येलो एंड गोल्डन येलो कलर, ये देखिए गोल्डन येलो कलर, ये देखिए गोल्डन येलो कलर, ये देखिए गोल्डन येलो कलर। ठीक है, एंड दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं कुछ भी चीज़ पे गर्म कर सकता हूँ। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, या कंडक्ट। यहाँ पर मैं हीट करूँगा तो सब कुछ गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेटल्स है। ठीक, उसके अलावा एंड दे आर डक्टल। डक्टल का मतलब तन्यता का गुण। अगर मैं इसको तानता जाऊं तो क्या एक पतला तार बना सकता हूं, बहुत लंबा। तो डक्टाइल का गुण सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, सोने में। सोना इस प्रकार, यानी कि गोल्ड इस प्रकार का मेटल्स है जो बहुत ही ज्यादा क्या डक्टाइल प्रॉपर्टीज को रखता है। इसके अंदर क्या है, मोर अबंडेंट डक्टाइल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर मोर अबंडेंट डक्टाइल प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन गोल्ड एज वेल एज सिल्वर, हम ये कह सकते हैं। तो डक्टाइल प्रॉपर्टीज किसमें मिल रही है सबसे ज्यादा, आपको गोल्ड में देखने के लिए मिल रही है, आपको सिल्वर में देखने के लिए मिल रही है, यानी कि चांदी में देखने के लिए मिल रही है। एंड दे आर मैलिएबल। अगर हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज की, तो मैलिएबल प्रॉपर्टीज आर फाउंड मोस्ट इन गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। तो मुझे गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक, मुझे यहाँ पर क्या है, मैलिएबल की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिली है। वैसे तो सभी धातुएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ मोस्ट मिल रही है देखने के लिए। एंड सोनोरस। अगर मैं बात करता हूँ मेटल्स की, तो मेटल्स क्या सोनोरस है। अगर मैं इसे बजाता हूँ तुरंत रिंगिंग साउंड, वो आवाज़ देगी। तो मैं समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये मेटल्स है। तो ये मेरी वो चीज़ है जो प्रॉपर्टी जैसे मैं दिखाते हैं वो चीज़ मेटल्स है। तो हम यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि भैया ये सारी प्रॉपर्टी मेरी एनसीईआरटी दे रखी, जिससे मैंने अच्छी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो, गोल्ड। अब क्या है भैया, गोल्ड। भैया गोल्ड को तो पहले ही रख दो, क्योंकि इसके अंदर क्या मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे अधिक है, इसके डक्टाइल की प्रॉपर्टी सबसे अधिक है गोल्ड के अंदर। सिल्वर सबसे ज़्यादा क्या डक्टाइल की प्रॉपर्टीज है। ठीक, मोर अबंडेंट प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन सिल्वर, डक्टाइल प्रॉपर्टीज। ठीक, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ प्यारे बच्चों क्या है, मेटल्स हैं मेरी। तो मेटल्स में ये सारी चीज़ें हैं, तो मेटल्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब हम आगे बात करते हैं नॉन मेटल्स की। आखिर में वो कौन सी चीज़ है कि जो नॉन मेटल है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की। वी आर टॉकिंग टू अबाउट नॉन मेटल्स। मैं बात नॉन मेटल्स की कर रहा हूँ। तो नॉन मेटल्स क्या करता हूँ,
तो दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये जो नॉन मेटल्स वाली चीज़ें ये हमें विभिन्न भिन्न 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 क्या मिलेंगी, डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं। इसे हम डिफरेंट कलर्स में देख सकते हैं। ठीक, तो डिफरेंट कलर्स में देख सकते हैं। देखिए इसका कलर कुछ और, इसका कलर कुछ और, यहाँ पर मुझे डिफरेंट कलर्स में देखने के लिए मिलेंगी। दे आर पूर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर अगर मैं इनके बीच में इन्हें गर्म करता हूँ तो कोई हीट की प्रॉपर्टीज मुझे आगे नहीं दर्शा रही है। यहाँ पर मैं बिजली का करंट दौड़ाता हूँ तो जो शो नहीं करती हैं, अर्थात इसके अंदर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाई जाती है, अर्थात ये कुचालक है। सुचालक तो कहूँगा नहीं, अर्थात मैं कह सकता हूँ क्या है, कुचालक। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, आप दे आर पूर कंडक्टर्स या नॉट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि न तो इसके अंदर में क्या है, कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी, और नहीं इसमें क्या होगा, इसे गर्म कर देंगे आप अधातु को तो उसमें भी क्या किसी प्रकार की मुझे चालकता दिखाई नहीं देगी, ऊर्जा की वहाँ पर किसी प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा मुझे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर मुझे क्या दिखाई रही थी, हीट एनर्जी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसे गर्म करता हूँ तो प्यारे बच्चों हीट एनर्जी नॉट फाउंड, मुझे यहाँ पर हीट एनर्जी नहीं मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट देता हूँ तो भी ये क्या है, नॉट वर्क, तो भी क्या है, नॉट वर्किंग। यहाँ पर देखो करंट काम नहीं करेगा, वो नहीं कंडक्ट करेगा, तो भैया ये दोनों प्रॉपर्टी तो अधातु में मिलनी नहीं, क्योंकि ये नॉन मेटल्स है। अब दे आर नॉट लस्टर्स, तो जब इसके अंदर ये चीज प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरी बात चमक भी नहीं है। यहाँ पर देखिए चमक है, लस्टर्स नॉट, नॉट शाइनिंग, नॉट शाइनिंग, यहाँ पर चमक नहीं है, यहाँ पर चमक नहीं है। नॉट सोनोरस, नॉट सोनोरस का मतलब होता है अगर मैं इसे बजाता हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, बैक साइड में कोई आवाज़ नहीं आ रही, अर्थात नॉट मैलिएबल। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डू नॉट हैव मैलिएबल प्रॉपर्टीज। तो मेरे पास नॉन मैटर्स वो है जहाँ पर क्या है, डू नॉट हैव मैलिएबल प्रॉपर्टीज, डू नॉट हैव सोनोरस प्रॉपर्टी, डू नॉट हैव लस्टर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, तो ये चीज़ मेरी यहाँ पर नहीं है, अर्थात ये कह सकता हूँ कि इसके एग्जाम्पल में देख सकता हूँ, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन, जैसे कि आपकी कार्बन हो गई, ठीक, कोल कार्बन एंड ब्रोमीन। तो ये है मेरे पास नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मुझे यही चीज़ समझिए कि जो चीज़ मेरे मेटल्स में मिल रही उसका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो जो मेटल्स में वो यहाँ नहीं है, अर्थात अपोजिट प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ देखिए अपोजिट प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, ठीक, सारी प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, अपोजिट है। तो सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट किस में मिल रही हैं, अधातु में, क्योंकि धातु की प्रॉपर्टीज कुछ हो रहे हैं, यानी कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज कुछ हो रहे हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कुछ हो रहे हैं, अर्थात दोनों में क्या है, एक अपोजिशन, अपोजिट है, उसमें वो चीज़ है यहाँ नहीं है, उसमें वो चीज़ है यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार के क्या है, यहाँ पर दोनों मुझे क्या मिल रही है, अपोजिट प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। अब कुछ इस प्रकार के भी एलिमेंट्स मिलते हैं, कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स भी मिलते हैं जो कि एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हैं, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के बीच की एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, जो न तो मेटल्स है और न ही नॉन मेटल्स है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उपधातु, मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग टू अबाउट मेटालॉइड्स, तो मैं बात यहाँ पर मेटालॉइड्स की कर रहा हूँ। तो मेटालॉइड्स को अगर देखते हैं तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में देखिए सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन
बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटालॉइड्स। तो उसी को हम क्या कहेंगे? कॉल्ड एज मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स वो हैं जिसके अंदर न तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज मिल रही है मुझे और नहीं मुझे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज मिली है। इन दोनों के बीच की मिलने वाली जो एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसी में मेटालॉइड कहता हूँ। तो यहीं पर कह सकते हैं सब एलिमेंट्स हैव रखते हैं इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, जो कि क्या है? एक इंटरमीडिएट दोनों के बीच की क्या रखते हैं? प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, उसी को क्या है? कॉल्ड एज मेटालॉइड्स, उसी में मेटालॉइड्स कहता हूँ। तो जैसे बोरॉन, जैसे सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम। देखिए ये है मेरे पास वो जर्मेनियम। अगर जर्मेनियम की बात करता हूँ न तो वो मेटल्स है और न ही नॉन मेटल्स है, अर्थात उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इन दोनों के बीच की। जर्मेनियम मैं बात करता हूँ सिलिकॉन की। अगर हम सिलिकॉन एलिमेंट की बात करते हैं, सिलिकॉन क्या है? न तो मेटल्स है न ही नॉन मेटल्स है, इन दोनों के बीच की जो बनने वाली एक प्रॉपर्टीज है वो मेरी सिलिकॉन है। बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन क्या है? न तो मेटल्स है न ही नॉन मेटल्स है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो मेरा बोरॉन है। तो मेटालॉइड्स मेरे वो हैं जो कि नॉन मेटल्स और मेटल्स उनके बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनके बीच के गुण रखते हैं, वही मेरा क्या है? मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स वो हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को रखते हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं आगे। देखिए हमारे एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है, उससे हम देखते हैं। देखिए एलिमेंट्स नॉन एज, अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो अब तक हमें जाने गए जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या है 100 से अधिक। 100 से अधिक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमारे साइंटिस्टों ने खोज रखा है। तो जिन्हें साइंटिस्ट अच्छी तरह जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उनकी संख्या अगर मैं देखता हूं तो उनकी संख्या मुझे 100 से अधिक मिलती है। तो यह संख्या मुझे कहीं ना कहीं 100 से थोड़ी अधिक मिलती है। अगर मैं इसमें से बात करता हूं नेचुरल एलिमेंट्स, एक ऐसे एलिमेंट्स जो कि नेचुरल हैं उनकी संख्या की बात करते हैं तो वो 92 हैं। 100 में से 92 ऐसे हैं जो 100 से अधिक मिल रहे हैं, उसमें से 92 ऐसे हैं जो कि क्या है? एक प्राकृतिक एलिमेंट्स जो प्रकृति से मिल रहे हैं। उसके अलावा बिसाइड्स अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स, इसके अलावा जो कुछ बचे हुए एलिमेंट्स हैं कुछ, वो क्या है? मैन मेड, उन्हें मानव ने बनाया है। ये तो नेचुरल है, हमारी नेचर में मिल रहे हैं, किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो कुछ बचे हुए हैं उन्हें मैन मेड कहते हैं, अर्थात मानव निर्मित। मानव ने उन्हें अपने तरीके से, एक आर्टिफिशियल तरीके से उन्हें बनाया है। ठीक, जब 100 से कुछ ऊपर मिल रहे हैं तो 92 नेचुरल है, उसके अलावा जो बचे हुए उन्हें कुछ मानव ने बनाया है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मैन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। तो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स वो हैं जिसे किसने किया तैयार? प्रिपेयर बाय मैन मेड, जिसे मैन के द्वारा बनाया, मानव निर्मित है। अब हम बात करते हैं 11 एलिमेंट्स की। 11 एलिमेंट्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स की तो कुछ 11 एलिमेंट्स इस प्रकार के भी हैं इसमें मिलने वाले जो कि मुझे गैसियस स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक कमरे में रह रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इस कमरे का जो एक नॉर्मल रूम का टेम्परेचर है, उस नॉर्मल रूम के टेम्परेचर की अगर बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 11 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रूम के टेम्परेचर पर एक गैसियस स्टेट मिलते हैं, तो वो क्या है? 11 है। उसके अलावा मैं 2 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वी आर टॉकिंग टू अबाउट ओनली 2 एलिमेंट्स सच एज द मरकरी एज वेल एज ब्रोमीन। आइए है मेरे पास ब्रोमीन, ये है मेरे पास मरकरी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ओनली 2 एलिमेंट्स की। तो वे 2 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 2 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मेरा जो रूम का टेम्परेचर है, तो मेरा एक रूम का क्या है प्यारे बच्चों? टेम्परेचर।
अगर मैं रूम के टेम्परेचर की बात करता हूं तो यहां पर दो एलिमेंट्स, एक तो है आपका ब्रोमीन और एक है आपका मरकरी। तो टू एलिमेंट्स सच एज ब्रोमीन एंड मरकरी आर फाउंड इन नेचर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये मुझे दोनों रूम के टेम्परेचर पर एक लिक्विड स्टेट में मिल रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है? लिक्विड स्टेट। ये देखिए लिक्विड के रूप में भरा हुआ। इसे देखिए, ये क्या है? एक लिक्विड स्टेट है। तो ये क्या है? एक लिक्विड स्टेट। देखिए, तो देखिए वही लिखा है, टू एलिमेंट्स मरकरी एंड ब्रोमीन आर फाउंड इन नेचर लिक्विड स्टेट। तो ये मुझे मिल रहे हैं क्या? लिक्विड स्टेट में। तो ये है लिक्विड स्टेट। और इसे भी देखते हैं तो प्यारे बच्चों, ये क्या है? एक लिक्विड स्टेट है। तो यहाँ पर मुझे टू एलिमेंट्स मिल रहे हैं लिक्विड स्टेट में, वो भी रूम टेम्परेचर पर। तो वो भी किस में मिल रहे हैं प्यारे बच्चों? रूम टेम्परेचर पर। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि दो एलिमेंट्स हैं, एक का नाम है ब्रोमीन और एक का नाम है मरकरी। और रूम टेम्परेचर की बात में तो दो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, तो ये दोनों रूम टेम्परेचर पर क्या है? एक लिक्विड स्टेट में। अब देखो अगले की बात करता हूं। इसके अलावा सम एलिमेंट्स सच एज गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट एबव रूम टेम्परेचर। तो यहां पर देखिए दो एलिमेंट्स और बताए गए हैं। तो यहां पर दो एलिमेंट्स और बताए गए हैं। तो यहां पर देखिए दो एलिमेंट्स और बताएंगे। इन्हें देखते हैं दो एलिमेंट्स को। तो भैया बे दो एलिमेंट्स क्या हैं? देखिए, ये है दो एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम। ये दो एलिमेंट्स इस प्रकार के हैं कि जो रूम का टेम्परेचर, ये तो रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड है, और इनके लिए जो रूम का टेम्परेचर नहीं होता उससे थोड़ा अधिक होना चाहिए। तो ये रूम के टेम्परेचर पर थोड़ा अधिक, ये देखो लिखा है क्या है? 8 एबव रूम टेम्परेचर। जो रूम का टेम्परेचर है उससे थोड़ा अधिक हो तो भैया टू बिकम ए लिक्विड। तो ये भी लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर ये दोनों लिक्विड स्टेट हैं, और रूम का टेम्परेचर थोड़ा अधिक हो जाए तो भैया ये दोनों भी लिक्विड स्टेट में बन जाते हैं। यही बात सोचने की, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यहीं से पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो ये है आपका रूम के टेम्परेचर से थोड़ा अधिक, और ये है भैया बिल्कुल रूम के टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर है बिल्कुल क्या? फिक्स। तो यहाँ पर इसका दे रखा है क्या? फिक्स्ड रूम टेम्परेचर। और यहाँ पर क्या है? 8 एबव थोड़ा अधिक रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊंचा, ठीक, थोड़ा ऊंचा रूम टेम्परेचर से, बस। तो ये थोड़ा ऊंचा है तो वो भी क्या? लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो इस प्रकार से देखिए हम बात करें। अब हम देखिए थोड़ी बात कर रहे हैं आपके सामने कंपाउंड्स की, कि व्हाट आर कंपाउंड्स। आखिर में कंपाउंड्स क्या हैं? तो वी आर टॉकिंग टू अबाउट कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड्स, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंपाउंड्स की। तो देखिए, ए कंपाउंड इज ए सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर देन टू या मोर देन टू, ठीक है, टू या मोर देन टू एलिमेंट्स। देखो यहाँ पर पहले से लाइन को समझो, ठीक है, पहले लाइन को समझते हैं हम कंपाउंड्स की। NCERT की पहली लाइन को समझते हैं। देखिए, एक कंपाउंड, ये है मेरे पास एक कंपाउंड, इसे मैं कंपाउंड कह सकता हूं, ठीक, इसे मैं क्या कह सकता हूं? कंपाउंड। भैया ये कंपाउंड का क्या है? वन मोल है, ठीक। तो ये है मेरे पास कोई कंपाउंड, उस कंपाउंड का वन मोल है। अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड की, तो देखिए कंपाउंड का, ए कंपाउंड इज ए सबस्टेंस। तो ये मेरा कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज ए सबस्टेंस, एक पदार्थ है। तो कंपाउंड क्या है? ए सबस्टेंस। भैया कंपाउंड क्या है? मेरा एक सबस्टेंस है, ठीक, ए सबस्टेंस है कंपोज्ड ऑफ, जो बना हुआ है दो, ये देखिए दो, एक दो,
दो या दो से अधिक एलिमेंट्स। तो देखिए एक तो एलिमेंट्स मेरे पास ये है हाइड्रोजन, एक तो है मेरे पास क्या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन के मुझे यहाँ पर क्या मिल रहे हैं 2 एटम। भाई हाइड्रोजन के मुझे यहाँ पर 2 एटम मिल रहे हैं। और ऑक्सीजन का क्या है, और हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं एक तो एलिमेंट मेरे पास ऑक्सीजन है और दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या है हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं। तो यौगिक वो है उसमें क्या है कम से कम 2 एलिमेंट से मिलकर के बना होगा, उसके अलावा उसमें 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो वही तो देखो कहा गया है ए कंपाउंड इज ए, ये है मेरे पास कंपाउंड इज ए सबस्टांस। तो ए कंपाउंड इज ए सबस्टांस, मेरा कंपाउंड क्या है एक पदार्थ है। इज कंपोज्ड ऑफ 2। देखिए एक एलिमेंट ही है, एक एलिमेंट से 2 एलिमेंट्स हो गए। वहां पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो वहां पर 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन की बात करता हूं तो मेरे पास 1 एटम है। तो कंपाउंड वो इसमें कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, मस्ट बी कंपलसरी 2 एटम। उसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है एलिमेंट 2 से अधिक, लेकिन एटलीस्ट 2 एटम्स मस्ट बी कंपलसरी। 2 एटम्स मस्ट बी कंपलसरी फॉर कंपाउंड ग्रुप के लिए। तो हम यहां पर कह सकते हैं या तो 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स। तो यहां पर देखिए मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं प्यारे बच्चों। इन 2 एलिमेंट्स को मिल करके एक कंपाउंड बन गया। भैया वो क्या है, वो कंपाउंड है क्या H2O, अर्थात ये आ गया, अर्थात क्या आ गया ये। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भैया कंपाउंड वह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर हाइड्रोजन के मुझे 3 एटम मिल रहे हैं। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहे हैं हाइड्रोजन के 3 एटम। अब हाइड्रोजन के 3 एटम और नाइट्रोजन के यहां पर एक एटम से क्या होंगे कंबाइन होंगे। तो ये एटम यहां पर है 3। तो यहां पर है मेरे पास ये 3 एटम। 3 एटम मतलब हाइड्रोजन का एलिमेंट एक ही है लेकिन उसके एटम 3 है। तो एक है मेरे पास हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन। जब आपस में कॉम्बन होंगे तो भैया मेरा एक कंपाउंड बन गया। तो बी विल मिले 1 कंपाउंड। तो ये क्या है कंपाउंड का क्या है भैया, ये क्या है 1 मोल, अर्थात 1 मोलिक्यूल्स बन गया। तो दीज आर इट इज, तो हमें कह सकते हैं इट इज ए 1 मोल ऑफ कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स का एक 1 मोलिक्यूल्स है। तो इसी प्रकार से मैं ये एक बात कह सकता हूं कि ए कंपाउंड इज ए सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। यही मैं बता रहा हूं आपको, वही एनसीईआरटी ने कहा, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर ये बात समझ में आई है कि कंपाउंड्स 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के क्या एक यौगिक बनता है। तो वही है। अब हम देखते हैं विच केमिकली कॉम्बाइंड विद 1 एनोदर इज ए फिक्स प्रोपोर्शन। तो उनका आपस में जो मिलते हैं उनका एक फिक्स रेशियो होता है, वो अपने उस फिक्स रेशियो में बनेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर मेरे लिए यहाँ पर वाटर का बन रहा है H2O, अगर ये वाटर का कंपाउंड बन रहा है, मान लीजिए कि वाटर का कंपाउंड मिला है, तो भैया फिक्स रेशियो है। उसके फिक्स रेशियो के लिए मुझे क्या, उसे जरूरत है क्या 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। उसे यहाँ हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स की जरूरत है और ऑक्सीजन के 1 एलिमेंट्स की। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी कंपल्सरी विथ कॉम्बाइंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म 1 मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, यानी 1 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंपाउंड। हम ये बात कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसी बात को कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि मेरा कोई भी कंपाउंड बन रहा है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बनेगा, और वो भी क्या एक फिक्स रेशियो में होंगे। क्योंकि अब यहाँ पर देखते हैं मैं NH3, अगर मैं NH3 के देखता हूँ तो यहाँ पर N के लिए मुझे 3 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम्स मस्ट बी कंपल्सरी विद कॉम्बाइंड नाइट्रोजन एंड विल फॉर्म एंड क्या है वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनना है। तो
आप इस बात को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कंपाउंड्स में भैया 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है और वो एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स रेशियो में क्या होंगे, फिक्स रेशियो में बंधे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, वे केमिकली कॉम्बाइन आपस में अच्छी तरह से बंधे हुए होते हैं विद वन एनोदर, एक दूसरे के साथ एक फिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स रेशियो में बंधे होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा आगे। अब देखिए थोड़ा आगे को देखिए समझते हैं, जो कि मेरी एनसीईआरटी में कहा है। अब एनसीईआरटी में देखिए क्या कहा है थोड़ा इसे समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए तो मुझे यहां पर देखना है डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सर्स एंड कंपाउंड्स। इससे पहले मैंने मिक्सर्स पढ़ा था, कंपाउंड्स भी पढ़ रहा हूं। अब मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है कि आखिर में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आखिर में उस डिफरेंस को देखूंगा कि आखिर में दोनों के अंदर में डिफरेंस क्या है। तो मैं डिफरेंस को देखिए यहाँ पर देखता हूँ, इधर मैंने लिख लिया मिक्सचर और इधर लिखा हुआ मेरा कंपाउंड। तो मिक्सर में देखते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टूगेदर। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स या कोई कंपाउंड्स है वो आपस में जब मिक्स होंगे, आपस में जब वो मिक्स होंगे, ठीक, जस्ट मिक्स टूगेदर, जब वो आपस में मिलते हैं टू फॉर्म ए मिक्सर, तो वो आपस में मिलकर के क्या, ए टू फॉर्म ए मिक्सर, एक मिक्सर बनाते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं। एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, वो एक मिश्रण बना रहे हैं, कोई नया वो नहीं बना रहे, कोई नया यौगिक नहीं बना रहे, नया कंपाउंड नहीं बनना है। तो यहाँ पर कोई नया कंपाउंड नहीं बनना है, केवल मिश्रण बनना है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिया वाटर और लिया मैंने साल्ट, तो ये है मेरे पास वाटर, ठीक, ये है मेरे पास वाटर, और मैं यहाँ पर भी बात करता हूँ तो ये भी मेरे पास क्या है, एक कंपाउंड। तो दोनों कंपाउंड आपस में मिले तो विल फॉर्म सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या बना, सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ वाटर और साल्ट, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वाटर और साल्ट मिलकर के क्या, एक सॉल्यूशन बना लिया, अर्थात मेरा एक मिक्सचर बन गया, ठीक। अब यहां पर बात करते हैं एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस। जब कोई एलिमेंट्स होगा, जब कोई एलिमेंट हो, जब वो आपस में एक रिएक्ट करेंगे एक फिक्स रेशियो में, अगर वो रिएक्ट करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। तो यहां पर एक नया क्या, कंपाउंड बनेगा। तो यहां पर क्या, एक नया, अर्थात कंपाउंड्स में जब कोई एलिमेंट्स मिलेंगे तो मेरा नया कंपाउंड यहां पर बनना है। लेकिन यहां पर नो न्यू कंपाउंड इज फाउंड, यहां पर कोई नया कंपाउंड नहीं बनना है, वहां कंपाउंड बनना है। अब देखिए थोड़ा और समझते हैं इसे। ए मिक्सर हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। अगर मैं मिक्सर की बात करता हूं, मैंने कोई मिश्रण बनाया, मान लीजिए कि मैंने पानी लिया, उसमें चीनी डाल दी, मैंने नींबू डाल दिया, मैंने नमक भी डाल दिया, तो मैंने 4-5 चीज़ मिक्स कर दी, तो उसका कोई फिक्स रेशियो थोड़ा नहीं है। पानी अधिक है, ठीक, चीनी 4 चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, नींबू 1 ही है मेरे पास, तो यहाँ पर कोई फिक्स रेशियो नहीं है मिक्सर में। तो ये तो कह रहे हैं ए मिक्सर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, तो उनका यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो परिवर्तनीय है, मतलब इस प्रकार का कंपोजिशन है, वो फिक्स नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या है, नॉट फिक्स रेशियो। यहाँ पर जो भी कोई मैंने कंपोजिशन मिलाया है उसके अंदर, वाटर के अंदर में, सॉल्वेंट के अंदर जो भी था, तो उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, नॉट फिक्स रेशियो। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं मिक्सर के अंदर जितने भी मेरी कंपोजिशन हैं उनका कोई क्या है, नॉट फिक्स रेशियो। अरे भैया मेरे पास तो 1 गिलास पानी है, 4 चम्मच है चीनी की, 1 चम्मच नमक की है, ठीक, कॉमन साल्ट की, उसमें देखिए मैंने 1 नींबू डाल दिया, इनका कोई फिक्स रेशियो तो नहीं है। ज़्यादा किया मैंने उसमें मसाला भी डाल दिया,
थोड़ा ही तो मसाला डालूंगा, तो उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा तो मैं थोड़ा और डाल दिया। तो यहाँ पर क्या है, आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, एक परिवर्तनीय है, आप उसके रेशियो को कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। किसी को चीनी ज़्यादा पसंद है तो भैया 5 चीनी डाल लेगा, चम्मच 5 चम्मच डाल लेगा। किसी को कम पसंद है तो वो 1 चम्मच डालेगा। तो यहाँ पर हम मिक्सर बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, कोई जूस बना रहे हैं, तो उसका क्या है, नॉट फिक्स रेशियो। यही बात कहा गया NCERT ने, जो यहाँ पर मिक्सर में कोई फिक्स रेशियो नहीं है। बट वी आर टॉकिंग टू अबाउट इन कंपाउंड्स। अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सबस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई नया कंपोजिशन है और नया मेरा कंपाउंड बन रहा है, नया सबस्टेंस है, तो यहाँ पर मैं प्रत्येक जो मेरे पास सबस्टेंस है तो मैं यहाँ पर क्या है, एक मान लीजिए मेरे पास ये बना, तो यहाँ पर मेरा जो नया कंपाउंड बनना है तो वो क्या है, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक फिक्स रेशियो। अगर मुझे वाटर का कंपाउंड्स बनाना है तो वाटर के कंपाउंड्स के लिए मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स चाहिए, यानी कि 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 हाइड्रोजन एटम्स के बाद क्या है, ऑक्सीजन का 1 एटम्स। ठीक, अब ये आपस में क्या करें, विल फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए, इसके लिए मुझे एक फिक्स्ड रेशियो चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कंपाउंड में क्या है, कोई भी नई चीज़ बन रही है या नया सबस्टेंस है तो इन ऑलवेज फर्स्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स ही रेशियो में रहेगा। तो यहाँ पर क्या है फिक्स्ड रेशियो, अर्थात यहाँ मुझे फिक्स रेशियो मिल रहा है और यहाँ नॉट फिक्स रेशियो मिल रहा है। हम ये बात लिख सकते हैं, वहाँ नॉट फिक्स्ड रेशियो, बस इतना लिख दूँ, इधर फिक्स्ड रेशियो। बस ये समझ लो कि यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए, क्योंकि जब तक फिक्स रेशियो नहीं होगा तब तक वो चीज़ नहीं बनेगी। और यहाँ पर कोई भैया फिक्स रेशियो नहीं है, जैसा चाहो तैसा बना लो पी लो। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, कोई भैया फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अगली देखिए कंडीशन, देखिए ए मिक्सर सोज, ए मिक्सर, देखिए ए मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज। अगर मैं बात करता हूं किसी मिक्सर की, तो उस मिक्सर, मान लीजिए कि मैंने एक मिक्सर मिलाया है, उस मिक्सर में पानी है, उसमें चीनी है, उसमें नमक है, उसमें नींबू है। तो मैं अगर उस मिक्सर की बात करता हूं तो यहां पर मैं देखता हूं तो जो भी मैंने यहां पर कंपोजिशंस मिलाया है, ए मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज, एक मिक्सर में हमेशा यह शो होता रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, कि जो उसके अंदर मिलाए हुए मैंने घटक हैं। ठीक, मैंने चीनी मिला दी, मैंने नमक मिला दिया, मैंने, तो मैं अगर उस शरबत को पीऊंगा, तो मैंने बना दिया, मैं शरबत को पीऊंगा तो मालूम क्या होगा, मुझे उसमें चीनी की मिठास भी लगेगी, मुझे उसमें नमक डाला है, नमक का भी मुझे एहसास होगा, उसकी प्रॉपर्टीज बनी हुई है। तो और उसके अलावा मैंने नींबू डाला है तो मुझे नींबू का भी स्वाद लगेगा। तो यहाँ पर ये कहता है अगर मैं कोई मिक्स बना रहा हूँ तो उसके गुण इसमें विद्यमान रहते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ उसके गुण मुझे जो है, मैं पानी मैं पीऊँगा शरबत तो मुझे सबका स्वाद लगेगा। अर्थात सब अपने अपनी प्रॉपर्टीज को दिखा रहे हैं। यही देखो लिखा है, ए मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज। तो जो भी मैंने सब्सटेंस बनाई भैया सबकी प्रॉपर्टी दिखती है। अगर आप किसी प्रकार का भी जूस बना लो, जो जो चीज़ मिला लो सबकी स्वाद लगेगा। आप सब्जी बनाते हो, सब्जी मसाले डालते हो, हल्दी डालते हो, प्याज डालते हो, कुछ भी डाल दो, आप खाओ सबको स्वाद मिलेगा। तो सबका स्वाद देखने के लिए मिलता है। तो मिक्सर में हमेशा हमें उसके अंदर जो मिलाई हुई प्रॉपर्टीज हैं सबका स्वाद मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर द न्यू सबस्टेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो मेरा नया सबस्टेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज इनसे डिफरेंट है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज कुछ है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज कुछ और है इसकी।
इसकी प्रॉपर्टी अलग है तो कुछ और है, ठीक। अब ये मिल गए, अब ये जो नई चीज बनी है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है भैया, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है। वहां पर तो मैंने सारी चीज मिला दी, पी रहे हैं, सबका स्वाद मिल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, न्यू सबस्टांस हैज टोटली, ये नया सबस्टांस है मेरा। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि ये है मेरे पास नया सबस्टांस, ये देखिए लिखा है न्यू सबस्टांस हैज टोटली, ये पूरा का पूरा जो सबस्टांस है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है इससे पहले इनकी प्रॉपर्टीज कुछ और शो हो रही थी, अब वो नया भैया बन गया मेरे पास सबस्टांस, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टी शो हो रही हैं, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर जो मैंने डाली है उसकी प्रॉपर्टी सेम दिख रही है। भाई नींबू के पहले जैसा नमक मिलाया उसका मुझे स्वाद यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ मेरा मिक्सर बना है, तो जो चीज़ मेरे पास मिक्सर बना, या सारे गुण मुझे दिखाई दे रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ सेम प्रॉपर्टीज है, ठीक, आफ्टर मिक्सर बनने के बाद, लेकिन यहाँ पर आफ्टर कंपाउंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, तो यहाँ प्रॉपर्टी डिफरेंट है। आइए अब देखते हैं आगे, एक और दे रखा है हमारा एनसीईआरटी में, देखिए एक और है हमारा, देखिए द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाई फिजिकल मेथड्स। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, अगर मेरे पास कोई मिक्सर है और उस मिक्सर में मैं थोड़ा, अगर मेरे पास कोई मिक्सर है, मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक मिक्सर चाइना की डिश, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, थोड़ा पानी है थोड़ा नमक है, अब मैं इसे गर्म करता जाऊंगा तो मालूम क्या होगा, पहले तो मैंने मिक्सर बना लिया, अब मैं इसे जैसे हीट करूंगा, वैन हीटेड, जैसे मैं इसे गर्म करूंगा मालूम क्या होगा, पानी धीमे धीमे करके क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, इसमें क्या रह जाएगा, नमक के पार्टिकल्स, नमक के कण रह जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये क्या गया है, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड, हमारा जो इसके अंदर घटक है उसे कैन बी सेपरेटेड, आसानी से अलग किया जा सकता है, फेयरली इजीली, आसानी से, बाई फिजिकल मेथड, हम किसी भी फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फिजिकल मेथड है वो क्या है यहाँ पर, हीटिंग वाला, तो वही देखो दिखाया गया है। ये है मेरे पास एक बर्तन, इस बर्तन के अंदर ये देखिए नमक के टुकड़े पड़े हुए हैं, और जैसे ही मैं इसे क्या करूंगा गर्म, आफ्टर इवापोरेशन, जैसे ही मैं इसे क्या करूंगा प्यारे बच्चों गर्म, तो गर्म करने के बाद क्या हुआ, पानी उड़ गया, ठीक, ओनली ए सॉलिड रिमेन्स, केवल यहाँ पर सॉलिड कण बचे हैं, ओनली यहाँ पर क्या बचे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सॉलिड पार्टिकल्स ही बचे हैं, पानी तो मेरा उड़ गया। तो कैसे भैया, मैंने एक फिजिकल मेथड लगाया, मैंने पहले उसे मिला लिया, पहले मैंने मिक्सर बना लिया, मिक्सर को अब मैं धीमे धीमे गर्म करूंगा, तो क्या हुआ भैया, पानी उड़ गया, मुझे तो नमक फिर मिल गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यही देखो एनसीईआरटी में कहा, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, हम जो भी उसके अंदर घटक मिले हुए हैं उन घटक को हम आसानी से फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कंपाउंड्स, हम बात करें इन केस ऑफ कंपाउंड्स की, द कंस्टिट्यूएंट्स, तो यहाँ पर जो घटक मिल रहे हैं कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, यहाँ पर अगर हम उसे अलग करेंगे, वहाँ तो फिजिकल मेथड से कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को अलग करेंगे तो मुझे उसके लिए कोई भी केमिकल लगाना पड़ेगा या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करानी पड़ेगी। तो भैया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन तब मान लीजिए कि मैंने 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर के क्या मेरे पास जल बनेगा, तो ये बनेगा जल। अब जल में ये है मेरे पास जल, इसके अंदर बना हुआ H2, अब मैं ऑक्सीजन को अलग करूंगा, हाइड्रोजन को अलग, तो कैसे करूंगा, तो मैं एक इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करने के लिए जब हम इसे करते हैं, यहाँ पर जैसे ही मैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, तैसे ही मालूम क्या होगा,
तो जैसे ही मैं अगर मैं बात करता हूँ तो मेरी बात है कि हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या H2O से बना है। मैं जैसे जैसे उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा, करंट प्रवाहित करूँगा, पासिंग करूँगा मैंने, तैसे क्या है ऑक्सीजन अलग टूटने लगेगी और हाइड्रोजन अलग। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल्स को क्या कर रहा हूँ यूज, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल्स का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं नॉर्मली एक फिजिकल कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से हम यहाँ पर ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, एक टेबल दे रखी है हमें एनसीईआरटी में। ये है एक टेबल जहाँ पर ये बताया कि जो मेरा पास मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, जो भी कुछ मेरा मैटर है वो मैटर्स आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हुआ मेरे पास प्योर सबस्टेंसेस, इससे पहले मैं क्लास में सब बता चुका हूँ। दूसरा होता है मेरा मिक्सर। अब प्योर सबस्टेंस में क्या मिलेगा, प्योर सबस्टेंसेस आर टू टाइप्स, ये भी मेरे कितने हैं, दो प्रकार के। एक तो हुआ एलिमेंट्स, दूसरा क्या हुआ मेरे पास कंपाउंड्स। अब मैं बात करता हूँ मिक्सचर्स की, तो मिक्सर की अगर मैं बात करता हूँ तो मिक्सर में क्या है, या नो फिक्स्ड कंपोजिशन या कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है आपको होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्योर सबस्टेंस में देखिए, तो प्योर सबस्टेंस में देखिए दो प्रकार के, एक तो है मेरे पास एलिमेंट्स और दूसरा है मेरे पास कंपाउंड्स। अब देखिए एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सबस्टेंसेज। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक। तो ये क्या है, मेरे सब एलिमेंट्स हैं, सबसे छोटे हैं, इस पर मैं किसी भी प्रकार की क्रिया करूंगा अब इससे छोटा नहीं कर सकता, अर्थात क्या है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। ये तो कह रहा है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर, अब हम इससे और छोटा ऐसे कर ही नहीं सकते, तो इसे बिल्कुल नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। जैसे देखो कॉपर लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी इत्यादि, ठीक। कंपाउंड्स क्या है, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक फिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक। कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास कंपाउंड्स वो है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना है, अगर मैं उसे तोड़ूंगा तो मैं कोई वहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करूँगा, तो ये तो लिखा है, तो यहाँ पर हम कोई भी केमिकल कर सकते हैं या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल्स, जिससे क्या होगा, मान लीजिए पानी है, हाइड्रोजन हमारा टूट जाएगा, ऑक्सीजन हमारा टूट जाएगा। तो जैसे वाटर, मैथेन, शुगर, साल्ट, ये सब क्या है, ये कंपाउंड्स हैं। तो ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं कंपाउंड्स की बात करता हूँ तो इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही तोड़ सकते हैं। वी आर टॉकिंग टू अबाउट होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में पहली बात तो क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक समांगी मिश्रण है। मैंने जो भी कुछ मिलाया है वो पूरे का पूरा जो उसका मास है, उसकी अमाउंट है, उस अमाउंट में क्या है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छी तरह से वहाँ पर वितरित हो गया है। तो होमोजीनियस वो होता है इसमें मैं कुछ मिला रहा हूँ, पार्टिकल्स मिलाऊँ तो क्या है, पूरे में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट है। जबकि हेट्रोजीनियस की बात करता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यहाँ पर क्या है, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है। अब मैं रेत को पानी में डाल दूँ तो मिला दूँ तो गंदा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद रख देते तो क्या होता है, रेत नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर हो जाता है। तो हेट्रोजीनियस क्या है, एक विषमांगी है, यहाँ मिश्रण अच्छी तरह से नहीं है, यहाँ समांगी में अच्छी तरह से वितरित है, वही तो कहा है। तो जैसे शुगर इन वाटर, मैं चीनी को पानी में घोल दूँ तो मेरा समांगी मिश्रण बन जाएगा। साल्ट इन वाटर, मैं नमक को पानी में घोल दूँ तो मेरा नमक क्या है, पूरा पानी में घुल जाएगा अच्छी तरह से, अर्थात क्या है, वो एक होमोजीनियस है। इसी प्रकार से सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे कि सल्फर होता है, सल्फर को मैं कार्बन डाइऑक्साइड में घोल सकता हूँ, ठीक। इसी प्रकार से वाटर इन एल्कोहल, मैं वाटर को एल्कोहल में घोल सकता हूँ। ये क्या सब मेरा होमोजीनियस मिक्सचर है, ये सब क्या है मेरा होमोजीनियस। अब बात करता हूँ मैं हेट्रोजीनियस की, तो वी आर टॉकिंग टू अबाउट हेट्रोजीनियस। अगर मैं हेट्रोजीनियस की बात करता हूँ तो इसके एग्जाम्पल के ले सकता हूँ, जैसे सैंड एंड साल्ट। आप नमक ले लो और नमक में रेत मिला दो या कोयले के टुकड़े मिला दो तो क्या है,
उसे तो मिला दोगे आराम से, अलग भी तो कर सकते हो, वो दिखाई दे रहे हैं अलग से। शुगर एंड साल्ट, अगर मेरे पास शुगर है, शुगर के पार्टिकल देख लो कैसे बड़े हैं, छोटे पार्टिकल नमक के मिला दो तो अलग अलग कर सकते हैं हम उसे। वाटर इन ऑल, मेरे पास कोई भी वाटर है, वाटर के अंदर मैं तेल मिला देता हूँ, मिट्टी का तेल मिला दिया मैंने, सरसों, तो तेल क्या है, मैं वाटर देखता हूँ तो वाटर के ऊपर ऊपर मुझे तेल दिख रहा है, तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ये सब क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एनसीईआरटी का चैप्टर है अक्सर हमारा लगभग पूरा हो चुका है, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी और क्वेश्चन को हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, एक क्वेश्चन मैंने लिया है हमारा एनसीईआरटी का ही, क्वेश्चन 1, विच सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन करने की वह कौन सी टेक्निक्स है, बिल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो उनकी मुझे टेक्निक्स बताइए, जो नीचे दिए गए सिस्टम्स हैं, जो नीचे दिए गए कुछ मैथ, कुछ अप्लाई, यहाँ पर किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे टेक्निक। मान लीजिए कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, अब सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है साल्ट, नमक। अब नमक को मैं उसके विलयन में से क्या अलग करूँगा, तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक बीकर लिया, ठीक, ये है मेरे पास बीकर, बीकर में क्या है, पानी, ठीक, और इसमें ये क्या पड़े हुए हैं, साल्ट पार्टिकल्स, इसमें क्या पड़े हुए हैं, ये साल्ट पार्टिकल्स, यहाँ पर पड़े हुए साल्ट पार्टिकल, अर्थात मेरा नमक घुल चुका है पानी में, अच्छी तरह से घुल गया मेरा नमक। अब मैं अलग करूँगा तो भैया एवापोरेशन मेथड है, अर्थात मैं इसे क्या हीटिंग करता जाऊँगा, धीमे धीमे हीटिंग करता रहूँगा, जैसे जैसे मैं इसे हीटिंग करता जाऊँगा तैसे पानी क्या होगा, सारा पानी उड़ जाएगा। तो मेरे पास जो सारा पानी था वो क्या हुआ, इवापोरेट हो गया, पानी क्या हो गया, इवापोरेट, अर्थात वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और मेरे पास रिमेनिंग पार्ट, तो यहाँ पर क्या बचे भैया, रिमेनिंग पार्ट्स, तो रिमेनिंग क्या बचे, पार्टिकल्स। तो भैया ये रिमेनिंग पार्टिकल्स क्या है, भैया साल्ट पार्टिकल्स है, यही तो मेरे पास साल्ट पार्टिकल्स है। तो मैं यहाँ पर इसे कर सकता हूँ एवापोरेशन मेथड से, तो मैं यहाँ पर इसे कर सकता हूँ एवापोरेशन मेथड से। तो हम इस प्रकार से ये कहते हैं कि अगर कोई मेरे पास एक सॉल्यूशन है और पानी है, पानी के अंदर मैंने नमक मिला दिया है, तो अब मुझे उस नमक को कैसे अलग करूँगा। तो नमक को अलग करने के लिए सबसे पहले क्या हम उसे गर्म करेंगे, तो गर्म करते करते क्या होगा, वो जैसे हम उसे गर्म करेंगे तो धीमे धीमे क्या सारा पानी उड़ जाएगा, जब सारी पानी उड़ जाएगा तो उसमें क्या नीचे बचेगा, नमक के पार्टिकल्स बचेंगे। तो हम यहाँ पर ये एवापोरेशन मेथड कर सकते हैं, हमारा क्या एक तरह का हीटिंग प्रोसेस है। उसी प्रकार से देखिए हम अगला और देखते हैं, एक और मेरे पास क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सर कंटेनिंग, एक ऐसे मिक्सर से जिसमें सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों मिले हैं। सेपरेट कैसे करेंगे भैया, तो सेपरेशन करेंगे हम NH4 को सब्लिमेशन थे। तो ये है मेरे पास एक प्रोसेस सब्लिमेशन का। भैया सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन का वो प्रोसेस है कि सब्लिमेशन क्या है, जैसे जैसे हम सब्लिमेशन में कोई लेते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे गर्म करूँगा तो ऐसे क्या होगा, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है और डायरेक्ट मुझे किसमें, गैसियस स्टेट में मिल रहा है। और जैसे ही वो गैसियस स्टेट मिलता है, उसे जैसे ही उस बाष्प को ठंडा करेंगे वो मुझे पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो भैया हम यहाँ पर सब्लिमेशन कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन में मैं आराम से NH4Cl को मैं इन सारी चीज़ से अलग कर सकता हूँ। तो मैंने एक डिश रखी है और मैंने दोनों चीज़ को मिक्स कर लिया, उस डिश के अंदर क्या मैंने मिक्स कर लिया, तो सॉल्यूशन क्या एक तरह के ठोस पार्टिकल्स हैं। तो मैंने उन पार्टिकल्स को यहाँ पर रख लिया, दोनों ही पार्टिकल्स मेरे मिले हुए हैं NH4Cl प्लस NaCl, ठीक। अब मैं जैसे ही इसे गर्म करूँगा, व्हेन हीटेड दीज पार्टिकल्स NH4Cl particles get converted into gaseous states without coming in liquid state।
तो हम लिक्विड स्टेट नहीं आ रही, वो डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मुझे सब्लिमेशन करूँगा तो सब्लिमेशन से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। अगला है ए स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। मान लीजिए कि कोई कार है, उस कार के बहुत छोटे छोटे मेटल्स हैं, एल्युमिनियम के मेटल्स हो सकते हैं, आयरन के मेटल्स हो सकते हैं, स्टील के मेटल हो सकते हैं, उसके अलावा और भी जो मेटल्स हैं उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे। तो बे स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, उसका जो कार का जो इंजन ऑयल होता है उस इंजन ऑयल में मिल चुके हैं। अर्थात एक है डब्बा, उस डब्बे में गाड़ी का तेल भरा हुआ है जो जल चुका है, उसी में पार्टिकल्स पड़े हुए। अब मैं इसे कैसे अलग करूँगा? तो भैया उस गाड़ी का घिसा पिटा जो पुर्जे हैं, उस पुर्जे में तेल में मिल चुके हैं वो घिसे पिटे पुर्जे, उसके पार्टिकल्स, उन्हें मुझे अलग करना है। तो उन्हें अलग करने के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर तो मैं फिल्ट्रेशन का मेथड बनाऊंगा। ये है मेरे पास फिल्ट्रेशन। तो मुझे पता है कि मेटल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, हैवी, बहुत भारी होते हैं। तो वो यहाँ पर बैठ जाएंगे, तो मैं आसानी से उसे फिल्ट्रेशन मेथड से क्या है, तेल अलग निकाल दूंगा और पार्टिकल्स को अलग कर दूंगा। तो बाद में क्या है, तो यहाँ पर भैया हम फिल्ट्रेशन मेथड से उसे हम अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेथड से उसे अलग कर सकते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं हम। अगला देखिए, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। मेरे पास जो फ्लावर होते हैं उस फ्लावर्स की जो पंखुड़ियाँ होती है, पेटल्स जिसे दल बोलते हैं, उसमें क्या है, भिन्न भिन्न कलर की, कोई पीली होती है, कोई लाल होती है, कोई नीली होती है, कोई और भी कलर की होती हैं, गुलाबी कलर की। तो उन पंखुड़ियाँ, जो फूल की पंखुड़ियाँ, उसमें तरह तरह का कलर है। अब मुझे वहाँ से क्या करना है, उसके पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो उसे मैं कैसे करूँगा भैया, मैं क्रोमेटोग्राफी को यूज करूँगा। ये है मेरे पास वो प्लांट्स, ये है उसका फूल और ये है फूल का क्या, पेटल्स। मैंने एक पेटल्स लिया, ठीक, मैंने क्या लिया, एक पेटल्स। तो ये क्या है, पेटल्स, अर्थात हमें इसे कहते हैं कोरोला। तो मैंने एक कोरोला का लिया। अब यहाँ पर ये देखते हैं, उसे मैंने क्या रखा और ये है मेरे पास क्या, एक पेपर, और पेपर के ऊपर मैंने उसके कलर को डिस्ट्रीब्यूट किया और धीमे धीमे मैंने इसके अंदर क्या, क्रोमेटोग्राफी वाला क्या किया, प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहा हूँ। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कलर क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पर कलर क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टेड। अर्थात मैं क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, ये है मेरे पास क्रोमेटोग्राफी, इस क्रोमेटोग्राफी से मैं कलर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट। अब मेरे पास है दही और उस दही से मुझे बटर अलग करना है। तो मेरे पास है, मान लीजिए दही, ये है दही, इस दही से मुझे बटर अलग करना है। तो सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, वो दही है, उस दही को रई के माध्यम से चला रही है। तो चलाते चलाते क्या होगा, बटर से धीमे 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 क्या, बहुत हल्का हो जाएगा और आकर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बटर को हम अलग कर सकते हैं एक सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, अलग। अब देखिए अगली चीज, ये है मेरे पास ऑयल। मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर था, ये था मेरे पास बीकर, बीकर में पानी तो पहले से था ही, अब इसमें थोड़ा तेल और डाल दिया। अब भैया मैं तेल और पानी कैसे अलग करूँगा, देख लीजिए, ये था मेरे पास गिलास या बीकर, नीचे नीचे भरा है पानी, ऊपर भरा है क्या, ये केरोसिन, ये है तेल और नीचे क्या है, ये वाटर। तो तेल अलग है, वाटर अलग है। अर्थात मैं इसे कैसे अलग करूँगा, देखिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसे करूँगा सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल पे। तो ये है मेरे पास एक सेपरेटिंग फनल,
इसे मैं कहता हूँ सेपरेटिंग फनल। इसमें मैंने ऊपर ये केरोसिन भरा हुआ है, ये है केरोसिन, और नीचे क्या है, ये वाटर है। अब मैं यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है, यहाँ से मैं धीमे धीमे खोलता हूँ तो नीचे क्या, ये पानी आ रहा है। तो नीचे क्या हो रहा है, ये वाटर ड्रॉप्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉप्स, पानी की धीमी धीमी बूंदें गिर रही हैं, अर्थात इस बीकर में गिर रही हैं। तो मैं अब यह क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, वाटर को क्या कर दिया, सेपरेट। तो यहाँ पर मैंने वाटर को क्या कर दिया, सेपरेट। अर्थात मैंने कैसे, एक सेपरेटिंग फनल मेथड की वजह से, ये मेरे पास है सेपरेटिंग फनल मेथड। तो मैं वाटर को अलग करूंगा ऑयल से, इस मिले हुए मिक्सर से, तो सेपरेटिंग फनल की मदद से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेरा अगर कोई भी ऑयल और वाटर मिक्स है तो वहाँ पर सेपरेटिंग फनल को यूज करूंगा और मैं उसे आसानी से अलग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम सेपरेटिंग को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। अब एक और देखिए, ये है मेरे पास टी लीव्स फ्रॉम टी। मैंने कोई चाय बनाई है और चाय में मैं बहुत सारी चीज़ डाल दूँ, चाय की पत्ती डाल दूँ। अब मैं उसे कैसे अलग करूँगा, भैया ये मेरे पास चाय बनाई है, मैं उसे छान कर अलग कर दूंगा। तो चाय में से मुझे क्या करनी है, फ्रॉम टी, चाय में से चाय की पत्ती जो काली काली मैंने डाली थी उसे कैसे अलग करूँगा, इससे करूँगा अलग, छलनी से। तो मैं इसे क्या कर दूँगा, फिल्ट्रेशन। तो आराम से जो मैंने चाय बनाई है, और सभी बच्चे घर में यही होता है कि चाय बनने के बाद भैया इसी से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, मैंने छोटी छोटी जो पिनें होती हैं लोहे की, आल पिन बोलते हैं, या उनसे भी छोटी पिनें होती हैं, वो मैंने क्या कर दिया, वो रेत में मिला दिया। अब मेरे पास रेत भी मिला है, उसमें पिन भी मिली हुई है। अब मैं कैसे अलग करूँगा, भैया मेरे पास चूरा है लोहे का, उसी में रेत भी है, तो अलग कैसे करूँगा, चुंबक से कर दो अलग, तो मैग्नेट वेल्डी से कर दो अलग। तो यहाँ पर हम चुंबक को क्या करेंगे, लोहे की पिन को, लोहे की छीलन को, या लोहे की कुछ भी चीज़ है पड़ा हुआ, उसे हम इस चुंबक की मदद से अलग कर सकते हैं, मैग्नेट की मदद से। अर्थात ये है मेरे पास वो चूरा और इसके अंदर भरा हुआ है, और मैग्नेट से मैंने अलग कर दिया आराम से। मैग्नेट क्या करेगी, सारे के सारे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं, लोहे की पेन, लोहे की कोई भी चीज़ है, तो चुंबक से चिपक जाएंगे। और जब भैया वो चुंबक से चिपक गए तो रेत में क्या बचा, कुछ नहीं, रेत अलग हो गया और लोहे के पार्टिकल्स अलग हो गए, लोहे की पेन अलग हो गई। तो हम चुंबक विधि से अलग कर सकते हैं। तो हम इसे चुंबक विधि से अलग कर सकते हैं। अगला देखिए, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, अगर कोई भूसा है, किसी गेहूं में मिला हुआ भूसा है, कुछ गेहूं थ्रेसर से निकले, अब हमने देखा उन गेहूं में तो क्या हुआ, अब मैंने देखा कि उन गेहूं के अंदर में फिर भी थोड़ा थोड़ा भूसा है भैया। अब मैं इसे कैसे करूंगा भैया, फटक करके करूंगा, विनोइंग, ठीक, ऐसे करके मैं यहाँ से कर, भूसा भूसा हल्का है, धीमे धीमे सारा भूसा निकल जाएगा, और मेरे पास ये क्या है, व्हीट सीड्स। तो व्हीट सीड्स क्या होंगे, तो व्हीट सीड्स मेरे पास रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस मेथड को लगा करके ये काम कर सकता हूँ, अर्थात मुझे ये विनोइंग मेथड से यूज करनी पड़ेगी। तो व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, मैं इस प्रकार से इसे आसानी से अलग कर सकता हूँ। यही चीज़ बताई जा रही है, यही मेरी चीज़ NCERT के अंदर में पूछी गई है। तो हम इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो ऊपर वाले मेरा मैग्नेट में था, नीचे वाले में था हमारा विनोइंग, ये देखो लिखा हुआ है विनोइंग। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए एक और हमारे पास बचा हुआ है प्रश्न, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। अब हमारे पास कोई ऐसा बर्तन है, उस बर्तन में देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे कीचड़ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मड पार्टिकल्स हैं, यानी कि कीचड़ बोल सकते हो आप इसे, कीचड़ यानी कि मड पार्टिकल्स, ठीक, मड पार्टिकल्स, वो क्या हो गए यहाँ पर, सस्पेंडेड, वो क्या हो गए यहाँ पर, सस्पेंडेड, अलग हो गए। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मड पार्टिकल्स अलग करने, और वाटर को मैं अलग करूँगा। तो मैं उसे कैसे अलग कर सकूँ भैया, बाई डिकेंटेशन।
मैं डिकेंटेशन मेथड से, ये है मेरे पास एक बीकर, मैंने बीकर लिया और बीकर के मैंने क्या, एक गिलास रॉड ली। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक गिलास रॉड, और मैं लगे, अब मैं धीमे धीमे इस बीकर को क्या करूँगा, हल्का सा मोड़ता रहूँगा। अब यहाँ से पानी यहाँ पर आएगा, धीमे 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 प्रोसेस से चलता रहेगा। तो क्या होगा, मैं देखता हूँ धीमे 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 सारा का सारा जो क्लीन वाटर था, मेरा पूरा का वाटर था, वो सारा पानी मेरा यहाँ पर आ गया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरा सारा का सारा जो पानी था वो मेरा इस डिकेंटेशन मेथड से आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा इस बीकर में, तो उस बीकर में क्या बचा, तो यहाँ पर देखो बचा है रिमेनिंग। तो यहाँ पर क्या बचा है भैया, मड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर रिमेनिंग मड पार्टिकल्स, अर्थात यहाँ पर क्या है, मड पार्टिकल्स बचे हैं ओनली। तो यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग मड पार्टिकल्स, यहाँ पर केवल मड पार्टिकल्स ही बचे हैं। तो यहाँ पर मड पार्टिकल्स बचे, तो हम क्या है, आराम से इस मड पार्टिकल्स को हम वाटर से आराम से सेपरेट कर सकते हैं बाय डिकेंटेशन प्रोसेस। तो हम डिकेंटेशन प्रोसेस से इसे आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर ये प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों का हमने देखो जवाब दिया अपने हिसाब से। बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ के समझेंगे। तो आज की थोड़ी बात की बात यह कि आज हमारी क्लास इतने ही समय की थी, अब हमारा समय भी हो चुका है। तो आज हम क्लास का यहीं पर समापन करते हैं अपनी क्लास का। अब हम अगली क्लासेस में लेंगे तो कुछ सॉल्यूशंस, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों हम इतना ही, बाकी हम आपसे कल फिर मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। और भी कुछ ज़्यादा देखना है तो मेरे आप यहाँ से देख सकते हो, मेरे चैनल से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।